नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा आप जानते हैं हमारा जीके का टॉपिक चल रहा पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम उसी पॉलिटिकल साइंस में अगला पार्ट बता रहे हैं, उसका एक टॉपिक उठा रहे हैं। अभी हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं, कुछ संसद के बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। तो अभी संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। याद रखना, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। अगर आप इसको पूरा सिस्टम से समझना चाहते हैं तो इसके लिए फिर कई वीडियो बनानी पड़ेगी हमें। तो बात राष्ट्रपति की करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, राष्ट्रपति जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। अगर वरीयता क्रम की बात करें तो राष्ट्रपति सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति को रखा जाता है वरीयता क्रम में। राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्मान का पद होता है, ये आप सभी जानते हैं। भारत में सबसे सम्मानजनक पद है राष्ट्रपति का पद, सबसे ऊंचा पद भी होता है। अब राष्ट्रपति बनेगा कैसे, राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में हमने बताया कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ पर? अनुच्छेद 52 में है। फिर आता है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके बारे में आएगा पहले कि योग्यताएं क्या होंगी। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उस उम्मीदवार में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज, भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है, याद रखना। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताता है। संविधान का अनुच्छेद 58 जो बताता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। अब इसमें सिर्फ अनुच्छेद 58 में सिर्फ 4 चीजें लिखी हुई हैं। ये ध्यान रखना है भाई कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का सबसे पहला जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं अक्षरशः लिख रहा हूं कि जो भी उसमें लिखा हुआ है एज इट इज लिखा जा रहा है, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब ये कहेंगे जी ये क्यों रखा गया? देखिए, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, भारत में गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं तो वहां पर एक कॉलम होता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो हम लिखते हैं इंडियन। लेकिन हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में भूटान और नेपाल के कुछ लोगों को रियायत दी गई है, उनको भी गवर्नमेंट जॉब करने का अधिकार मिला हुआ है भारत में। ठीक है। तो लेकिन राष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक ही चलेगा, और कोई नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है इसमें अनुच्छेद 58 के अनुसार। दूसरा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। ये भी अनुच्छेद 58 में क्लियर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम आयु है। संविधान के 58वें अनुच्छेद में या भारत के संविधान में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। कम से कम 35 वर्ष का हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 50 का, 60 का, 65 का, 70 का, 75 का, 85 का, कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकतम आयु कितनी है। बस न्यूनतम आयु 35 वर्ष कंप्लीट होना जरूरी है। अगर 35 वर्ष में एक भी दिन कम है तो जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ज़्यादा कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरा लिखा हुआ है लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के बारे में पहली बात ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं बताया गया कि लाभ का पद होता क्या है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं बताया गया लाभ का पद क्या होता है। लेकिन अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार लाभ के पद पर नहीं हो। यदि व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, या फिर किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री है,
तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, वो लाभ का पद नहीं माना जाता। ऐसा अनुच्छेद 58 कहता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार अगर राष्ट्रपति है, मान लिया अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी है, तो रामनाथ कोविंद जी अभी राष्ट्रपति हैं, 2022 में मान लिया राष्ट्रपति चुनाव होना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव होना है, वो राष्ट्रपति रहते हुए दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी जो है वो उपराष्ट्रपति रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल और मंत्री, किसी भी राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है राज्यपाल रहते हुए। और मंत्री जो होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे किसी राज्य की सरकार के मंत्री हो, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं अपने पद पर रहते हुए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनको राष्ट्रपति चुनाव में लाभ का पद नहीं माना गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है भाई, क्लियर है। यह अनुच्छेद 58 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो मंत्री है वो इसके लिए अयोग्य नहीं होगा, यानी वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 योग्यताएं हो गई राष्ट्रपति के लिए। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया कि भाई 4 योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। चौथी योग्यता क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। याद रखना इस शब्द पर, बनने की योग्यता हो, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। याद रखना, ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं कहा गया कि लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि लोकसभा का सदस्य हो, बस ये लिखा हुआ कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अच्छा जी, अब देखिए, हम कहते हैं पागल या दिवालिया ना हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है, तो उसके हिसाब से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद 58 के तहत कहा जाए तो सिर्फ ये 4 योग्यताएं लिख रही है, इसके अंदर जो छिपी हुई योग्यता है वो उजागर होकर इधर आ जाएंगी, ठीक है भाई, ओके। तो भाई ये हो गया अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए, जो चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अगर ये योग्यताएं हैं उम्मीदवार में, तो उसके बाद अब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए, जब राष्ट्रपति पद की चुनाव की प्रक्रिया होगी तो पहले जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही आप एमएलए का चुनाव लड़िए, एमपी का चुनाव लड़िए, गांव के प्रधान का चुनाव लड़िए, या फिर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़िए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक पर्चा भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाता है भाई। आप सीजीएल भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, यूपीपीसीएस भरते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं सर। तो ऐसे ही भाई इनका भी एक फॉर्म भरा जाता है, जिसको कहते हैं भी पर्चा भर दिया, ठीक है। अब जब फॉर्म भरा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का फॉर्म भरने से पहले क्या योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम, कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और कम से कम 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है उसके नाम का कम से कम 50 सदस्यों ने प्रस्ताव किया हो, ठीक है, और 50 ने ही उसका अनुमोदन किया हो, मतलब प्रस्ताव लाए। और प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते प्रपोज करा जिन्होंने। तो देखिए, ए नाम का व्यक्ति है, ये चुनाव लड़ना चाहता है, तो कम से कम 50 व्यक्ति जो होंगे इसके नाम का प्रस्ताव लाएंगे कि भाई हम अपनी तरफ से प्रस्ताव देते हैं कि इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए। 50 सदस्य कहेंगे, ठीक है। अब जिन 50 ने ये कहा है, उनसे दूसरे 50 व्यक्ति, कोई दूसरे 50 व्यक्ति होंगे, वो उसको अपनी स्वीकृति देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, अनुमोदित करेंगे। तो इसका मतलब 100 व्यक्तियों की रजामंदी के बाद राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा जा सकता है। अब ये 100 व्यक्ति होंगे कौन से? जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यानी एमपी और एमएलए। अभी उस पर भी आएंगे हम, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, सिर्फ वही अनुमोदित कर सकते हैं और वही प्रस्तावित कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, वो अनुमोदक और प्रस्तावक नहीं हो सकता। याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावक तो वो अनुमोदक नहीं होगा,
और अनुमोदक है तो वो प्रस्तावक नहीं होगा, 100 व्यक्ति ही करने पड़ेंगे। ये 50 अलग होंगे, ये 50 अलग होंगे। एक बात और है, अब मान लिया इन 50 व्यक्तियों में एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और बी ने ए का नाम प्रस्तावित किया है। अब ऐसा नहीं है, ये जो है बी के नाम को प्रस्तावित नहीं कर सकता, यानी एक अनुमोदक, एक व्यक्ति एक उम्मीदवार का ही अनुमोदन कर सकता है, एक का ही प्रस्ताव रख सकता है। अब एक्स नाम के व्यक्ति ने ए का प्रस्ताव रखा तो वो ना तो बी का प्रस्ताव रख सकता है, ना ही बी का अनुमोदन कर सकता। भाई क्लियर हो गया? तो ये भाई क्लियर है कि उम्मीदवार का जो शुरुआती प्रक्रिया होती है उसमें उम्मीदवार का नाम 50 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित हो और 50 के द्वारा अनुमोदित हो। और ये 50 व्यक्ति कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के योग्य होते हैं। ठीक है, अब ये पर्चा भर गया भाई। अब पर्चा भर गया तो फिर बात आती है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं उसे कहा जाता निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले या वोट डालने वाले व्यक्तियों को निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहली बात संसद से आते हैं। नंबर 1 आते हैं संसद से। अब संसद में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दूसरे होते हैं विधानसभाओं के सदस्य। अब विधानसभा भी 2 तरह की होती है, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। ये मोटा मोटा बता दिया हमने। यानी ये एमपी और ये एमएलए, इनको बोलते हैं हम एमपी और ये इनको क्या बोलते हैं भैया? हम एमएलए। एमपी और एमएलए हिस्सा लेते हैं। लेकिन और स्पष्ट करते हैं हम, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो भारत की लोकसभा में 543 प्लस 2 सदस्य हैं। 543 प्लस 2 सदस्य हैं। राज्यसभा में 533 प्लस 12 सदस्य हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। यानी ये हिस्सा नहीं लेंगे भाई। ना तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 होते हैं, ना विशिष्ट हस्तियां 2 हिस्सा लेती हैं। यहां भी केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी। मैंने बताया था राज्यों की विधानसभाओं में भी मनोनीत किया जाता है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। पहली चीज। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते। ठीक है, चाहे वो मनोनीत सदस्य लोकसभा के मनोनीत हैं, चाहे राज्यसभा के मनोनीत हैं, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत हैं, वो सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, बात आती है कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सपोज कीजिए ए नाम के राष्ट्रपति हैं, अब इन्होंने इन 14 सदस्यों को मनोनीत किया है। तो ऐसी स्थिति में अगली बार अगर वही चुनाव लड़ेंगे तो ये 14 सदस्य उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर ये सदस्य ऐसे हैं, इनको फायदा पहुंचाने के चांस बनते हैं, पक्षपात हो सकता है चुनाव में, इसलिए इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। फिर कहेंगे राज्यों की विधानसभाओं में जो मनोनीत होते हैं,
तो राज्य की विधानसभा में मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में वहां भी वही सिस्टम बैठ रहा है, राष्ट्रपति ने राज्यपाल बनाया, राज्यपाल ने सदस्य बनाया। अब वो सदस्य एक तरह से राष्ट्रपति द्वारा ही बना है, तो वहां भी वो भेदभाव हो सकता है। इसलिए राज्य की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, अब से पहली बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य चुनाव में हिस्सा लेते थे। अभी जम्मू कश्मीर वाला भी जुड़ जाएगा जैसे ही नेक्स्ट चुनाव होगा, तो वो उस समय तक स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अब से पहले सिर्फ दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली और पांडिचेरी, जिनमें विधानसभा थी। तो इनको क्या शुरू से ही राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का अधिकार है? नहीं भाई, दिल्ली तो बहुत बाद में राज्य के रूप में बना है। ठीक है। तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 70वां संशोधन, याद रखना 70वां अनुच्छेद नहीं है, 70वां संशोधन जो था संविधान का 70वां अमेंडमेंट, 70th अमेंडमेंट जो था वो 1992 में आया था। इसके तहत 1992 के 70वें संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना शुरू किया। दिल्ली और पांडिचेरी के जो एमएलए होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। ठीक है। अब दूसरी बात भाई, देखिए अब एमएलए तो बहुत सारे हो गए, इनको हम हटा देते हैं। तो अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो एमपी कितने हिस्सा लेते हैं यहाँ पर? राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी जो हिस्सा लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एक हमने गलती कर दी, 233 है ये, इसको प्लीज सही कर लेना। यहाँ पर ये 233 है, 533 गलती से लिख दिया हमने, वो 233 है। 543 और 233, प्लीज सॉरी गलती हो गई है, इसको सही कर लेना। अगर किसी ने शुरू में नहीं देखा होगा, लास्ट तक नहीं देखेंगे तो वो गलती मान बैठेंगे हमारी। तो देखते हैं, लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233, इतने सदस्य हिस्सा लेते हैं, 2 ऊपर और 12 नीचे नहीं लेते। इसका मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कुल 776 सांसद हिस्सा लेते हैं, सांसद यानी एमपी हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक, ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में एमएलसी जो होते हैं, एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, ये हिस्सा नहीं लेते हैं, ये भी वोट नहीं डालते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में एमएलसी या विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। ये हो गई राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब जब ये हो गया निर्वाचक मंडल, तो अब राष्ट्रपति जी ने के पद के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पर्चा भर दिया। याद रखना, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा ना हो जाए। राष्ट्रपति का पद एक बहुत गरिमा का पद है और उसके साथ चुनाव के साथ मजाक ना हो जाए, इसीलिए अनुमोदक और प्रस्तावक की सीमा रखी गई। जो सीरियस कैंडिडेट है वही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लें, इसीलिए अनुमोदक और प्रस्तावक की व्यवस्था की गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि बस हमारा नाम हो जाए कि राष्ट्रपति चुनाव लड़े हैं, तो उन्हें जीतने हारने से कोई मतलब नहीं होता है। और वो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सदस्य आ जाएंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव एक मजाक बनकर रह जाएगा। इसीलिए अनुमोदक और प्रस्तावक का व्यवस्था की गई है। देखिए, अब जब हम बताते हैं इनके बारे में, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव का पर्चा भरा जाता है तो उनसे एक जमानत राशि जमा की जाती है। वर्तमान में वो शायद 15,000 रुपये है। ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। कोई भी चुनाव लड़ता है, चाहे वो ग्राम प्रधान का है, चाहे एमपी का, चाहे एमएलए का है, उसमें एक जमानत राशि जमा की जाती है प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा। और ऐसी स्थिति में वो जो जमानत राशि होती है वो चुनाव जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है वो जमा करा लेता है। उसके बाद क्या होती है स्थिति कि अगर किसी सदस्य के 1/6 मत, कुल जो वोट डाले गए हैं, ठीक है, 1/6 वोटों से कम वोट अगर किसी को मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी कि वो वापस नहीं लौटाई जाती।
15,000 रुपये उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के रूप में। जैसे आप कोई काम करते हो तो बहुत सारी जगह सिक्योरिटी जमा होती है, तो ये सिक्योरिटी जमा होती है। और अगर उस उम्मीदवार ने टोटल जितने वोट डाले गए हैं उनके 1/6 वोटों से कम वोट प्राप्त करें हैं, मान लिया किसी चुनाव में 6,000 वोट है तो कम से कम 1,000 वोट लेने पड़ेंगे। अगर 1,000 से कम है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी उस उम्मीदवार को वो वापस नहीं मिलेंगे पैसे। और ये जो जमानत राशि है तो उस समय फिर ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी, रिजर्व बैंक के खाते में पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हर एक चुनाव की बात है, केवल राष्ट्रपति नहीं, एमएलए और एमपी के चुनाव में भी यही प्रक्रिया होती है कि किसी भी चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार 1/6 से कम वोट जमा प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। हाँ, ये जो जमानत राशि है ये अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव की आपको याद रखनी है कि 15,000 है। जब नया राष्ट्रपति चुनाव आए तो उस समय हो सकता है घोषित कर दें कि भाई इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि इतनी है। ठीक है, जब भी नया आएगा तो उस समय घोषित कर दिया जाता है कि भाई इस बार के चुनाव में इतनी है। तो कोविंद जी के चुनाव में 15,000 रुपये थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने निर्वाचक मंडल बता दिया, उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित बता दिया, लेकिन निर्वाचन पद्धति कौन सी है? तो संविधान का अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। आप थोड़ा बहुत अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए, एक वीडियो जो आएगी अनुच्छेद की स्पेशल होगी, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन जब हम बताते हुए चल रहे हैं तो किसी भी टॉपिक पर अगर हम 1, 2 या 3 बता रहे हैं तो वो उससे अच्छी तरह से जम जाता है उन दिमाग में, तो उसको उसी समय याद कर लीजिए, बाकी अनुच्छेद का अलग से चलेगा ही चलना भाई। तो निर्वाचक पद्धति, भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचक पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसा बोला जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अभी हम इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र वो होता है जिस देश का जो हेड होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चुना जाता, जनता द्वारा चुना जाता है। अब हमारे यहाँ पर हेड कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। और राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो हेड तो होते हैं, उसको जनता चुने तो हमारा गणतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनता नहीं चुनती, हम किसको? हम और आप वोट देते हैं एमपी और एमएलए को, हम और आप चुनते हैं एमपी और एमएलए, और एमपी और एमएलए चुनते हैं फिर राष्ट्रपति को। एक तरह से हमारे जो द्वारा चुना गया एमपी है या हमारे द्वारा जो चुने गए एमएलए है, वो जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वो वोट हमारी वोट मानी जा रही है। तो एक तरह से जनता ने एमपी एमएलए को चुना और उनके प्रतिनिधि के रूप में एमपी एमएलए ने राष्ट्रपति को चुना। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया गया, ये मान सकते हो आप। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के बारे में मैंने आपको राज्यसभा वाले में भी बताया था। एकल संक्रमणीय को हस्तांतरणीय भी बोलते हैं। यहां से हटा देते हैं इसको। संक्रमणीय को हस्तांतरणीय भी कहते हैं, ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ऐसी वोट जो एक से दूसरे पर ट्रांसफर की जा सकती है वो एकल संक्रमणीय होती है। आनुपातिक समझ में आ गया, जहां पर एक निश्चित कोटा होता है जीत के लिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं होता, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना ही होता है। और गुप्त इसलिए क्योंकि इस विधि यहां पर राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डाली जाती हैं वो किसी को दिखाई नहीं जाती, गुप्त रूप से डाली जाती हैं। अगर मैं वोट डाल रहा हूं तो मुझे ही पता है कि किसको वोट डाला है, दूसरे को दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली होती है। गुप्त तो समझ में आ गया। याद रखना, राज्यसभा में यहां तक था, राष्ट्रपति में ये शब्द जुड़ गया है क्योंकि राज्यसभा में एक तरह से खुला था, आंशिक रूप से खुला था लेकिन खुला हुआ था, यहां पर गुप्त है। एक बात और, ये जो आनुपातिक प्रणाली होती है, इस वाली प्रणाली को हेयर प्रणाली भी बोलते हैं।
हेयर पद्धति या हेयर प्रणाली भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो बारे में बताया था वो थॉमस हेयर नामक व्यक्ति ने या विद्वान ने बताया था। थॉमस हेयर ने इस पद्धति को बताया था, इसलिए इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। भाई नोट कर लेना इसको भी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, जिसे हेयर पद्धति भी कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। वो मैंने बताया था कि एकल संक्रमणीय कब होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो वो जितने भी कैंडिडेट है सभी को वोट देता है। किसके हिसाब से? वरीयता के क्रम में, ठीक है, वरीयता क्रम में, कि भाई प्रेफरेंस के हिसाब से, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, फिर सेकंड प्रेफरेंस, इस तरह से प्रेफरेंस के हिसाब से वो वोट डालता है। तो वो मान लिया 4 कैंडिडेट है तो वो पहली प्रेफरेंस ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, इस तरह की वोट डालता हो कोई भी उम्मीदवार, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर एक चीज और है कि देखिए, हमारा देश गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जिस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाए। अब यहाँ पर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भाई जनता इतना बड़ा भारत है, सारे तो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं, बीच में एक ब्रेक लगा देते हैं कि जनता ने चुना MP MLA और MP MLA चुनेंगे राष्ट्रपति को। फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई एक लफड़ा भी है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रफल ज़्यादा जनसंख्या कम है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है क्षेत्रफल कम है। ऐसा भी तो हो रहा है। तो जो विधानसभा का सर्किल बनाया जाएगा तो पता चलेगा कि कुछ जगह विधानसभा में, एक विधानसभा में 5 लाख वोटर हैं और कुछ जगह एक विधानसभा में 3 लाख वोटर हैं, ठीक है। अब पता चला जी, एक ऐसे राज्य है जिसकी विधानसभा में एवरेज वोटर की संख्या, एक विधानसभा पर 5 लाख वोटर आ रहे हैं, और दूसरा ऐसा है जहां पर 3 लाख वोटर हैं, कहीं पर इससे ज़्यादा भी, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब जो 5 लाख वोटर वाली विधानसभा है, मान लिया किसी राज्य में एवरेज आ रहा 5 लाख का, ठीक है। अब मान लिया उसके कैंडिडेट है ए नाम का कैंडिडेट है, 5 लाख वोटर के 8 वोटर ने ए को वोट दिए, 8 MLA ने ए को वोट दिया, मान लिया, हम छोटा सा लेते हैं। और एक ऐसा है जहां पर 3 लाख वोटर हैं, यहां के 10 MLA ने बी को वोट दिया, ठीक है। एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी राष्ट्रपति पद के लिए। इस ए को इन 5 लाख वोटर वाले 8 कैंडिडेट का मिला, और इसको 10 वाले का बी को मिला, 3 लाख वाले का बी को 10 का मिला, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके पास 8 MLA का वोट है, इसके पास 10 MLA का वोट है, तो विजेता बी घोषित होगा। लेकिन अगर थोड़ा सीरियस देखेंगे तो ये 5 लाख वोटर हैं और 8 MLA हैं, तो इसका मतलब ये 8 MLA 40 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये जो 10 MLA ये 30 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जीत रहा 30 लाख वाला, 40 लाख वाला हार रहा है। तो ये लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ मजाक हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने एक सिस्टम बना दिया कि एक MLA के जो वोट है वो उसकी जनसंख्या के हिसाब से, जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से उसके वोट का मूल्य काउंट किया जाएगा, एक वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो याद रखना, अगर हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में एक MLA वोट डालता है तो उसका वोट एक काउंट नहीं होता, हर एक राज्य के MLA के वोट का मूल्य अलग अलग काउंट होता है। कैसे? आ जाते हैं। MLA का मतलब विधायक, का मत मूल्य, इसका फॉर्मूला है। MLA के वोट का मत मूल्य क्या है? राज्य की जनसंख्या। अब ये राज्य कौन सा है? ये वो राज्य है जिसका वो MLA है। मान लिया MLA है बिहार का, तो बिहार की जनसंख्या, यूपी का तो यूपी की जनसंख्या, गुजरात का तो गुजरात की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, बटे राज्य में MLA की संख्या, ठीक है। यानी राज्य की जनसंख्या को राज्य में MLA की संख्या से भाग दिया गया, जितने वोट डालने वाले हैं। याद रखना, मनोनीत को नहीं काउंट किया जाएगा,
गुणा 1/1000, या यहाँ पर 1000 कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते गुणा 1/1000 की जगह भाग 1000, कोई सा भी कर सकते हो, या तो भाग 1000 करो या गुणा 1/1000। ठीक है, ये 1 MLA के वोट का मूल्य आएगा। ध्यान से देखना, ये जो राज्य की जनसंख्या उस राज्य की जनसंख्या है, उस राज्य की जनसंख्या जिसका वो MLA है, जिसके वोट की हम काउंटिंग कर रहे हैं, उसके जनसंख्या को राज्य में MLA की संख्या से भाग देंगे, फिर 1000 से फिर दोबारा भाग दिया जाएगा या गुणा 1/1000 किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लिया किसी राज्य के MLA का जब ये कैलकुलेशन कर रहे थे, अब हमारा आ गया 127.4, 127.3, तो दशमलव में भी आ सकता है, तो याद रखना दशमलव को जो है ना उसके नियर बाई के में कन्वर्ट कर लेंगे, 127 माना जाएगा, 0.3 को हटा देंगे। अगर 127.8 आ गया तो इसको 128 मान लेंगे, 0.5 से ज़्यादा तो 128 मान लेंगे। तो 1 MLA के वोट का मूल्य कभी दशमलव में नहीं पूरी संख्या में माना जाता। पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना, ये जो राज्य की जनसंख्या है ये 1971 की जनसंख्या से लिया गया, 1971 की जनगणना के अनुसार है। तो राज्य की जनसंख्या, किसी भी राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार जो होगी उसको लिया जाएगा, उस राज्य में MLA की संख्या गुणा 1/1000 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और, अभी हमारे 2026 तक हम 1971 की जनगणना को ही मान्य रखेंगे। 2026 तक ये 1971 की जनगणना ही चलेगी। हो सकता है उसके बाद 2026 के बाद हम इस जनगणना को बदल दें। ठीक है, तो पूछा जा सकता, बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में किस वर्ष की जनगणना को आधार माना जाता है, तो आंसर है 1971। राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनगणना कब तक लागू रहेगी? 2026 तक, जब तक कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या अपरिवर्तित है तब तक ये लागू रहेगी। जब वो सीटों की संख्या बदलेगी तो ये भी बदलने के चांस हो जाएंगे, वो उस समय डिसाइड होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से देखिए, ध्यान रखना भाई, अलग अलग राज्य के वोटर का मूल्य अलग होगा। अलग अलग राज्य में एक MLA के वोट का मूल्य अलग होगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना किसी एक राज्य में जितने भी MLA सभी के वोटों का मूल्य बराबर होगा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में एक MLA के वोट का मूल्य है 208, जो कि सबसे ज्यादा है। पूछा जा सकता है राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य के MLA के वोट का मूल्य सबसे ज्यादा होता है? यूपी है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र है भाई। ठीक है, तो यूपी के एक MLA के वोट का मूल्य 208 है, जो कि सबसे ज्यादा है MLA में। अब यूपी में जितने भी MLA 403 MLA हैं, तो सभी को कि जब भी कोई वोट डालेगा 403 में से, तो उसके 208 वोट काउंट होंगे। मान लिया किसी भी एक MLA ने ए नाम कैंडिडेट को वोट डाल दिया, तो इसका मतलब ए को 208 वोट मिले हैं। अगर उन यूपी में MLA हैं 403 में से पता चला कि 400 वोट ए को चले गए, 400 MLA ए को चले गए, 400 गुणा 208 यानी 416 00 41,600। इसका मतलब ए कैंडिडेट को 41,600 वोट काउंट होंगे भाई यूपी से। मतलब 400 MLA ने अगर इसको वोट दे दिया तो इसके खाते में 41,600 वोट काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं कि किस राज्य के MLA के वोट का मूल्य सबसे कम है, तो आंसर है सिक्किम। सिक्किम के एक MLA के वोट का मूल्य केवल 7 है। अगर सिक्किम का एक MLA किसी व्यक्ति को वोट देता तो उसके 7 वोट काउंट होते हैं, यूपी का देता तो 208 वोट काउंट होते हैं भाई। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यूपी 208, सिक्किम 7। एक राज्य के सभी वोट MLA के वोटों का मूल्य बराबर होगा, लेकिन एक से दूसरे पर जाएंगे तो अलग अलग होगा। यूपी और हरियाणा का सेम नहीं होगा, हरियाणा पंजाब का सेम नहीं होगा, पंजाब कर्नाटक का सेम नहीं होगा, कर्नाटक उड़ीसा का सेम नहीं होगा, अलग अलग होंगे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक MLA के वोट का मूल्य। फिर आते हैं MP यानी सांसद। सांसद का मत मूल्य क्या होता है? सांसद चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, सभी के लिए सेम है। तो वो क्या है?
जितने भी एमएलएज हैं भारत के, उनके मत मूल्य का योग। मतलब क्या करा, यूपी के सभी एमएलए के वोटों के मूल्य को जोड़ा, फिर महाराष्ट्र जोड़ा, बंगाल जोड़ा, बिहार जोड़ा, सभी राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश के मत मूल्यों का योग भाग कुल एमपी। कुल एमपी कितने? 776। अभी तो बताया था मैंने। बस ये, इसमें भाग 1000 नहीं लगेगा, याद रखना भाई। तो एमएलएज के मत मूल्यों का योग भाग कुल एमपी। कुल एमपी यानी कि कुल सांसद लोकसभा और राज्यसभा। अब अगर 776 समझ में आ गया ना आपके, 543 प्लस 233 लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि मनोनीत तो हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, इनसे 776 से भाग दिया, ये आ जाएगा। एक बात और भाई, वर्तमान में एक सांसद के मत का योग कितना है भैया? 708 है। यानी एक अगर एमपी वोट देता है, चाहे वो कहीं का भी एमपी है, चाहे वो लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का है, चाहे वो केरल का है, चाहे हिमाचल का है, ठीक है, उसके वोट का मूल्य कितना माना जाएगा? 708। अगर एक एमपी वोट डाल रहा है तो उम्मीदवार के खाते में 708 वोट काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में लगभग 5,49,400 कुछ है वोट हैं। ठीक है, तो लगभग 5.5 लाख वोट, 5.5 लाख कितने हैं? ये सभी एमएलए के वोटों का मूल्य है। और इतने ही वोटों का मूल्य कितना है? लगभग इतना ही है एमपी, थोड़ा सा कम है 5.5 लाख से। तो इसका मतलब राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 11 लाख वोटर माने जाते हैं, 11 लाख वोट काउंट होते हैं। दूसरी बात भाई, देखिए अगर राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वो हिस्सा ले रहे हैं? एमपी ले रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा कौन सी? केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की विधानसभा। ये सभी हिस्सा लेते हैं भाई, सभी भाग लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी कि भाई किसी राज्य में, जैसे यूपी है, यूपी में विधानसभा भंग है, अभी एक राज्य की विधानसभा भंग है, पता है कि नहीं है, यूपी की विधानसभा भंग है मान लिया, तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव आ जाए तो क्या होगा? या राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा भंग है तो क्या होगा? या ऐसा हो सकता है लोकसभा ही भंग है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तो क्या होगा? तो क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे? तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही होगा, चाहे एक राज्य की विधानसभा भंग है, चाहे 5 की, चाहे 15 की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर विधानसभा भंग भी है तो भी राष्ट्रपति चुनाव होगा और वो वैलिड होगा। अगर लोकसभा भंग है तो भी राष्ट्रपति चुनाव होगा, राज्यसभा ही राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर निर्वाचक मंडल में, ध्यान से सुनना, अब किसी भी तरह से कोई भी कंडीशन है, मैंने वो बता दिया है, लेकिन सवाल ऐसा आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ पद रिक्त हैं, चाहे विधानसभा भंग होने की स्थिति या कोई और वजह से कुछ पद रिक्त हैं, ऐसे में संपन्न कराया गया राष्ट्रपति चुनाव क्या वैलिड होगा? तो 100% वैलिड होगा। क्लियर है भैया? दूसरी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। एक और, अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में 2 चीजें स्पष्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग कराता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, लेकिन अगर कोई भी विवाद है तो उसमें निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं होता, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। ठीक है। दूसरा, निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव संपन्न कराता है, लेकिन चुनाव का मुख्य अधिकारी जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव जो होता है वो चुनाव का मुख्य अधिकारी माना जाता है राष्ट्रपति चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, लेकिन उस समय मुख्य अधिकारी किसको माना जाता है? लोकसभा के महासचिव को या राज्यसभा के महासचिव को।
विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो एक 5 जजों की पीठ बैठाई जाती है, वो विवाद को सुनती है। और विवाद किसके हो सकता है, मान लिया ए बी सी 3 उम्मीदवार हैं और इनमें बी विजेता हो गया, तो सी और ए में से कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है कि भाई ये चुनाव में गड़बड़ हुई है हमारे हिसाब से। या फिर या तो ये अर्जी लगा सकते हैं, या फिर ऐसी स्थिति में जो एमपी और एमएलए जो चुनाव में वोट डाल रहे थे उनमें से 20 सदस्य कहें तो चुनाव में अर्जी मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है। तो या तो निर्वाचक मंडल के सदस्य या उम्मीदवार यही अर्जी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आम जनता या कोई और वकील वगैरह अर्जी नहीं लगा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय कर देगा उसके बाद उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात भाई, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारत में कोई सीमा नहीं है, याद रखना। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है कि भाई भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 1 बार लड़ा जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। संविधान इस बारे में मौन है, बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा संविधान ने। ठीक है, लेकिन अभी तक भारत में जो सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 12 वर्ष रहे, 1950 से 1962 तक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार शपथ ग्रहण करी। एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण करी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने ली। वो कैसे कि जब 1950 में आते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना, तो जब वो उस समय वो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति कैसे हैं? वो संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं, जिनको हम निर्वाचित भी कह सकते हैं, मनोनीत भी कह सकते हैं। वो संविधान सभा में मैंने आपको बताया था कैसे होता। तो जो संविधान सभा थी उन्हीं ने उस दिन उसी के द्वारा बना दिया गया था। लेकिन असली जो वो चुनाव लड़कर आए हैं, तो उस समय वो 1952 में चुनाव लड़े थे। मई 1952 में चुनाव हुआ था। उसके चुनाव के द्वारा वो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो एक बार ये हो गए, दूसरी बार ये हुए, और फिर मई 1957 में वो फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए इनको 3 बार राष्ट्रपति की शपथ कह सकते हैं कि इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 2 ही बार राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि ये भी निर्वाचित ही माने जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाती है, लेकिन 2 ही बार माना जाता है। लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या भारत का राष्ट्रपति कितनी बार रह सकता है। भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति रह चुका है भारत का, तो क्या वो कोई और चुनाव लड़ सकता है? इस बारे में भी संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति बनने के बाद किसी और पद को वो ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता। जनरली नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? कि भाई राष्ट्रपति सबसे ऊंची पोस्ट है। अब कोई भी व्यक्ति जो सबसे ऊंची पोस्ट पर रह चुका है, राष्ट्रपति रह चुका, तो क्या वो राज्यपाल रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा वो पसंद। लेकिन संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। रूढ़ि के अनुसार, रीति के अनुसार ऐसा ही होता है कि राष्ट्रपति का पद मुक्त होने के बाद वो सिर्फ समाज सेवा करते हैं या अपना धर्म कर्म का काम करते हैं, वो एक तरह से रिटायर होकर बैठ जाते हैं। जनरली यही माना जाता है भाई। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद उसकी वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या होता है देखिए, अभी मान लिया ABCD 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए किसी चुनाव में 100 वोट पड़े हैं, कुल 100 वोट पड़े हैं। ए को मिले 45 वोट, बी को मिले 15 वोट, सी को मिले 25 वोट, और सॉरी इसको कर देते हैं हम 30 वोट, और डी को मिले 10 वोट। तो देखा जाए तो ये चुनाव में विजेता घोषित होगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव क्योंकि आनुपातिक पद्धति है, राष्ट्रपति चुनाव में ये विजेता घोषित नहीं माना जाएगा। विजेता कब घोषित माना जाएगा? राष्ट्रपति चुनाव में जो वैलिड वोट हैं, वैध मत हैं का 1/2 यानी 50%।
मिनिमम ये है भाई, वैलिड मतों का एक 50% लेना ही पड़ेगा। जितने वोट वैलिड हुए हैं उसका 50% लेना पड़ेगा। हालांकि कई बार लिखा था 50% से एक अधिक वोट, मान लिया उसके जो वोट हैं वैलिड हैं वो 9 लाख हैं, 9 लाख वोट वैलिड वोट हैं, तो 4.5 लाख से एक अधिक तो 4,50,001 इतने वोट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको वैध मतों का 50% ही बोला जाता है। जनरली ये आंकड़ा एक का जो है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी में तो कोई विजेता घोषित नहीं होगा राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति चुनाव की जो ये होती है मतों की गणना, इसे बोलते हैं हम प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, यानी प्रथम चरण की मतगणना। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति चुनाव में जब कोई स्पष्ट विजेता घोषित नहीं होगा तो जो सबसे पीछे है उसको चुनाव से बाहर मान दिया जाएगा। ये मानेंगे कि ये विजेता नहीं हो सकता, तो ये चुनाव से बाहर है, ये दौड़ से बाहर मान कर दिया गया। अब जो 10 वोट इसको मिले हैं, इसका मतलब फर्स्ट प्रीफरेंस पे डी है, तो उसमें सेकंड प्रीफरेंस भी तो होगा। मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से प्रीफरेंस दी जाती है। तो फर्स्ट प्रीफरेंस 10 में, यानी 10 के लोगों की फर्स्ट प्रीफरेंस डी है, तो अब उन 10 लोगों की सेकंड प्रीफरेंस तो होगा। हो सकता है कि भाई 10 में से 8 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, हो सकता है 2 इसको दे दे, 8 इसको दे दे, हो सकता है 1 इसको दे दे, 1 इसको दे दे, 8 इसको दे दे, कहीं भी मिल सकता है। सपोज कीजिए इसको 8 मिल गए तो इसके 53 वोट हो गए, तो विजेता अब एक घोषित हो जाएगा। इसको बोलेंगे सेकंड स्टेप, यानी द्वितीय चरण की मतगणना। अब इसमें इसके वोट जो थे, डी के वोट जो थे, वो इनमें बांट दिए गए, ट्रांसफर हो गए इनकी तरफ को, ए, बी और सी की तरफ को। वो किसके हिस्से में कितना है वो अलग बात है, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफर तो हो गए, इसलिए इस पद्धति को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है भाई, राष्ट्रपति चुन, यहां पर आपको ध्यान समझ में आ गया होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति चुनने के लिए कम से कम वैध मतों का कितने वोट चाहिए, 50% वोट चाहिए। जब पहली बार वोटों की काउंटिंग होगी वो फर्स्ट स्टेप, दूसरी बार होगी तो सेकंड स्टेप, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो थर्ड स्टेप। अभी तक भारत में हर बार राष्ट्रपति सिर्फ फर्स्ट स्टेप में चुना जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार सेकंड स्टेप की जरूरत पड़ी है, बाकी थर्ड स्टेप की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उसको बोलते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की मतगणना, मतगणना यानी वोट काउंटिंग में चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति, चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, श्री वीवी गिरि, वराहा वेंकट गिरि, वीवी गिरि। श्री जरूर लिखना भाई, महामहिम रहे हैं हमारे, और हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम राष्ट्रपति जी का सम्मान करें। याद रखना, भारत में सबसे सम्मानजनक पोस्ट है, तो इसीलिए हमारा सभी का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति जी का सम्मान किया जाए। महामहिम जी हैं हमारे, तो सम्मान के साथ ही उनका नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो श्री वीवी गिरि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुने गए, वरना तो फर्स्ट चरण में ही, पहले चरण में ही, फर्स्ट स्टेप में ही ये कैलकुलेशन हो जाती है। अब पता चल गया भाई, अभी हम देखिए स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा, हिस्सा लेने के लिए 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक होने चाहिए, उसके बाद पर्चा भरा जाएगा, उसके बाद कौन कौन उसके चुनाव में हिस्सा लेंगे, इस तरह से चल रहे हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कहाँ होती है। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं भाई। वोटिंग, तो राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग होती है वो पहली चीज है संसद भवन में होती है, और दूसरी चीज है विधानसभा भवन में होती है। ठीक है, भारत के जो सरकार के जो एमपी हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो संसद भवन में वोट डालते हैं। जो जिस राज्य का एमएलए वो अपने राज्य की विधानसभा के भवन में वोट डालता है। मतलब अगर यूपी का एमएलए तो वो लखनऊ में वोट डालेगा भाई। ठीक है, तो जिस राज्य की विधानसभा है वो एमएलए उसी विधानसभा में वोट डालेगा। ये क्लियर हुआ। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, एमपी जो है संसद भवन में वोट डालेगा, चाहे वो केरल का है,
चाहे कहाँ का है भैया, आपका महाराष्ट्र का है, चाहे आपका उड़ीसा का है, चाहे झारखंड का है, वो कहाँ डालेगा, संसद भवन में वोट डालेगा। एमएलए अपने विधानसभा भवन में डालेगा वोट। लेकिन एक चीज और है, जो एमपी होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो इसमें भी वोट डाल सकता है। एमपी जो होता है दोनों तरफ वोट डाल सकता है, विधानसभा भवन में भी वोट डाल सकता है। लेकिन शर्त एक और है कि अगर किसी एमपी को, मान लिया कोई अरुणाचल प्रदेश का एमपी है, वो कह रहा है जी जिस दिन राष्ट्रपति की चुनाव की वोटिंग होगी उस समय हम दिल्ली में उपस्थित नहीं हो पाएंगे किसी भी कारण से। ऐसी स्थिति में उस वोटिंग में वो दिल्ली में उपस्थित नहीं हो सकते, वो अपने अरुणाचल प्रदेश में वोट डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वोट तो डाल देंगे, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 1 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैं उस समय वोट अरुणाचल प्रदेश में डालूंगा। अगर नहीं तो उसको संसद भवन में ही वोट डालने पड़ेगा। एमएलए के पास ऑप्शन नहीं होता, उसको विधानसभा भवन में ही वोट डालना होता है। एमपी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में संसद भवन, विशेष परिस्थिति में वो विधानसभा भवन में भी डाल सकता है, लेकिन 1 माह पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद ये चुनाव हो गया, वोट भी पड़ गई, वोटों की काउंटिंग हो गई। वोटों की काउंटिंग के बाद विजेता घोषित होते हैं। जब विजेता घोषित होते हैं तो सबसे पहले पद की शपथ दिलाई जाती है। तो पद की जो शपथ होती है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके समक्ष मतलब पद की शपथ ली जाती है। एक बात और है भाई, यहाँ पर अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अगर ये नहीं है, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम यानी जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा, सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। और जैसे ही वो शपथ लेते हैं तो उन्हें वो सारे अधिकार, वो सारे कार्य, वो सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और वो राष्ट्रपति के रूप में उसी दिन लिखे जाने लगते हैं कि आज से वो राष्ट्रपति माने गए हैं भाई, शपथ ग्रहण से। तो ये था राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के बारे में फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में भैया इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।